बंगाल में ऐसा महाबवाल मचा हुआ है जिससे सुप्रीम कोर्ट तक हैरान है बॉस। चीफ जस्टिस बमके हुए हैं कि क्या ही चल रहा है। आप सोचिए कि चुनाव के बीच एसआईआर का काम देख रहे न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया भीड़ ने। ऐसा करने की हिम्मत कहीं और हो ही नहीं सकती बॉस, ये सिर्फ बंगाल में हो सकता है। बंगाल में ऐसा हाल है कि आप तस्वीरें देखिएगा तो कहिएगा क्या ही चल रहा है। हजारों की भीड़ बाहर खड़ी है और अंदर 7 न्यायिक अधिकारी 9 घंटे तक बंधक। हालात इतने बिगड़ गए कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा है। ऐसी तस्वीरें देखकर सुप्रीम कोर्ट तक की नींद उड़ गई है। यह बंगाल में हुआ। खुद देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत देर रात तक जागते रहे। उन्हें खुद हालात की जानकारी लेनी पड़ी बॉस, क्योंकि बंगाल में 7 न्यायिक अधिकारियों की जान पर बनाई थी। एक 5 साल के बच्चे की जान पे बनाई थी। बंगाल के मालदा में कल जो हुआ उसकी एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा तो आप हिल जाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर लोग कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण कराना भाई ये अलग जंग लड़ने जैसा है। बंगाल के मालदा में कल रात क्या हुआ, हजारों की भीड़ ने क्या किया, अधिकारी कहां थे, अधिकारियों को मारने के लिए ईंट लेकर उपद्रवी उनकी गाड़ियों के पीछे क्यों दौड़े, पुलिस क्या कर रही थी, हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको क्यों दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले में बंगाल के प्रशासन, बंगाल सरकार की कैसे धज्जियां उड़ गई, कोर्ट ने बंगाल के बड़े बड़े अधिकारियों को कैसे तलब कर लिया, आज आपको सब बताऊंगा। उधर बंगाल में जो बवाल हुआ उसे लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की साजिश बताया है, तो ममता बनर्जी ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह सब रोहिंग्यास को बचाने के लिए हो रहा है, तो ममता बनर्जी ने कहा कि यह सब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किया जा रहा है। इन आरोपों के बीच आज दिल्ली में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। उधर गृह मंत्री अमित शाह भी आज बंगाल पहुंच गए। पीएम मोदी की बंगाल के राज्यपाल से क्या बात हुई, गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को क्या चुनौती दे दी है, ममता क्या कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, ओवैसी वहां क्या एंगल ले आए हैं, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा चुनाव के पहले, बहुत कुछ है आज बताने को। लेकिन पहले एक झलक देखिए। चार मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई और ये पूरे घटना के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी का उस्काने वाला जो बयान आया, उस बयान के कारण ही इस तरीके की घटना घटी है। কাল কে যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে জানি না কারা করেছে, আমাকে কোনো ইনফরমেশন এরা দেয় না। इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। बंगाल में 23 अप्रैल को पहले राउंड का चुनाव है। अभी 20-21 दिन बचे हैं, लेकिन ऐसा हाल हो रखा है कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव करवाना भाई अलग युद्ध लड़ने जैसा है। क्योंकि आप देखिए बंगाल के मालदा में जो हुआ, आपने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी, कैसे मालदा का यह बवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, आज आपको बताऊं। और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और प्रशासन की कैसे धज्जियां उड़ा दी, एक एक बात आपको बताऊंगा, और कैसे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ जाएगी। कल दोपहर को मालदा के कालियाचक में एसआईआर से जुड़ी आपत्तियों को सुनने के लिए 7 जुडिशियल ऑफिसर्स बीडीओ ऑफिस में जुटे हुए। बीडीओ ऑफिस के बाहर कुछ लोग जुडिशियल ऑफिसर से मुलाकात की मांग करने लगे, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। इसके बाद इन लोगों ने दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे के करीब ऑफिस को घेर लिया। इन जुडिशियल ऑफिसर्स को सैकड़ों की भीड़ ने घेर लिया। आप देख रहे हैं भीड़। बीडीओ ऑफिस का घेराव करके इन्हें बंधक बना लिया गया और करीब 9 घंटे ये जुडिशियल ऑफिसर्स बंधक बने रहे, न्यायिक अधिकारी। दावा है कि ये वो भीड़ थी जो एसआईआर में नाम कटने से गुस्से में थी। भाई नाम कट गया तो गुस्से में आओगे तो बंधक बना लोगे, उसी नाम को लेकर ही तो वहां वो बैठे हुए थे ना न्याय देने के लिए। इस भीड़ ने बीडीओ ऑफिस से जुडिशियल ऑफिसर्स को निकलने ही नहीं दिया। दोपहर से रात हो गई, जुडिशियल ऑफिसर्स बिना खाना पानी के बंधक बने रहे। और इन 7 जुडिशियल ऑफिसर्स में 3 महिला अधिकारी थी और एक 5 साल का बच्चा भी था, किसी का बच्चा भी वहां पे था।
जैसे तैसे जब आधी रात को जुडिशियल ऑफिसर्स को रेस्क्यू करके बाहर लाया गया तो उनकी गाड़ी पे हमले शुरू हो गए। देख रहे हैं आप, गाड़ी जा रही है, भर रास्ता हमला हो रहा है। ये बंगाल है बॉस। इतना ही नहीं, जुडिशियल ऑफिसर्स की गाड़ी पर पथराव हुआ, ईंट और डंडे से हमले हुए, गाड़ी के शीशे फूट गए। किसी तरह हिंसक भीड़ से बचते बचाते जुडिशियल ऑफिसर्स को निकाला गया। बंगाल में एसआईआर के दौरान जो नाम कटे हैं, उन्हें लेकर जिन लोगों को आपत्ति है, उनकी आपत्ति को ही सुनने के लिए दूसरे राज्यों से जुडिशियल ऑफिसर्स बुलाए गए। ये उसी आपत्ति को दूर करने के लिए लोग गए थे जिनको बंधक बना लिया गया। इन जुडिशियल ऑफिसर्स का काम यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों का नाम अभी रिव्यू कैटेगरी में, यानी ये देखा जा रहा है कि उनके नाम वोटर लिस्ट में रहेंगे या हटाए जाएंगे, उन आपत्तियों को सुनना जाए, इसके लिए इनकी तैनाती हुई और इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। बीजेपी सरकार ने नहीं भेजा इनको, इलेक्शन कमीशन ने अपने मन से नहीं भेज दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये करो। इसलिए जब जुडिशियल ऑफिसर्स पर हमला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भयंकर भड़क गया। मालदा की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया और इस मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बंगाल प्रशासन की तगड़ी क्लास लगा दी। सीजीआई ने इस मामले में बहुत सख्त स्टैंड लिया और कहा कि मालदा की घटना पूर्व नियोजित थी, मतलब प्री प्लान्ड थी बॉस, ये सीजीआई कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों को हतोत्साहित करके पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार देना था। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया। यह मामला सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर्स पर हमले का नहीं, बल्कि यह सीधा सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के शीर्ष अधिकारी, जिसमें मुख्य सचिव भी शामिल हैं, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सूचना मिलने के बावजूद अधिकारियों ने न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित क्यों नहीं निकाला। जब यह दलील दी गई कि यह प्रदर्शन तो गैर राजनीतिक था, तो सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि यह कोई आम घटना नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। कोर्ट ने पूछा कि अगर यह प्रदर्शन गैर राजनीतिक था तो फिर नेता क्या कर रहे थे? क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि मौके पर आए और देखें कि क्या हो रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल के ने मामले में चुनाव आयोग को भी घसीट लिया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर कोई राजनीतिक ही भाषा बोलता है। बंगाल सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण वाला राज्य है, यह चीफ जस्टिस ने कहा है बॉस कोर्ट में। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम सख्त कदम उठाएं। कोर्ट ने कहा कि आपको क्या लगता है, हमें नहीं पता है कि उपद्रवी कौन थे। सीजीआई ने कहा कि वो रात 2 बजे तक हालात पर नजर बनाए हुए थे। सोचिए, यह बंगाल का हाल है कि देश के चीफ जस्टिस को रात 2 बजे तक खबर लेनी पड़ रही है कि भाई वो बचे कि नहीं बचे, बताओ उनको निकाले कि नहीं। और उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने नहीं देंगे, हम जुडिशियल ऑफिसर्स के दिमाग में डर का माहौल पैदा नहीं होने देंगे। यानी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में बैठकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया कि यह जो बंगाल में हुआ यह प्री प्लान्ड था, पूरा सिस्टम फेल हो गया, उपद्रवी जानबूझकर यह सब कर रहे थे और सीधा मकसद था कि जो लोग वहां एसआईआर की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगे हैं उनका मनोबल तोड़ दो, यह काम रोक दो। एक तरफ तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कहते हैं कि एसआईआर में लोगों के नाम काट दिए, हाय हाय क्या हो गया, लोगों को के नाम काटे जा रहे हैं। और जब लोगों को बुला के सुना जा रहा है कि बताओ तुम्हारा नाम क्यों कट गया, नहीं है, रहना चाहिए, नहीं रहना, तो ये सब हो रहा, बंधक बना रहे हैं। आप क्या चाहते हैं फिर? ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। और आप सोचिए किसी दूसरे राज्य में, देश में यह हो गया होता जहां बीजेपी की सरकार होती, भाई साहब इकोसिस्टम ने गदर काट दिया होता। लेकिन बंगाल का न्यू नॉर्मल ही खत्म नहीं होता, ऐसे ऐसे लेवल की चीजें हो जाती हैं कि क्या न्यू नॉर्मल है समझ में नहीं आता। मालदा में कल जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बंगाल प्रशासन के धागे खोल दिए बॉस। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी टाइमलाइन निकाल ली, कहा कि बंगाल में कैसे जानबूझकर यह सब होने दिया गया। आप देखिए, सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कल दोपहर को मालदा के कालियाचक में बीडीओ ऑफिस में 7 जुडिशियल ऑफिसर्स एसआईआर पर सुनवाई के लिए बैठे हुए। दोपहर को 3:30 बजे कुछ उपद्रवियों ने बीडीओ ऑफिस का घेराव शुरू किया, 3:30 बजे। उसके बाद सीजीआई ने कहा कि अगर आप घटना की टाइमलाइन देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दोपहर को 3:30 बजे यह हुआ तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दे दी। आप सोचिए, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि देखो वहां यह सब हो रहा है, कुछ करो यार।
इसके बावजूद रात के 8:30 बजे तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सीजीआई कह रहे हैं बॉस कि 5 घंटे सोए हो तुम लोग। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ने गृह सचिव और डीजीपी को संपर्क किया। उसमें भरोसा दिया गया कि हां जल्द एक्शन हो जाएगा सर। फिर भी एक्शन नहीं हुआ। आप लेवल सोचिए बॉस। यहां तक कि जुडिशियल ऑफिसर्स को खाना पानी मिल सके इसकी भी व्यवस्था नहीं की गई। आप सोचिए जो 7 लोग फंसे थे, एक बच्चा फंसा हुआ है, 3 महिलाएं फंसी हुई हैं, सैकड़ों की भीड़ बाहर जो है वो आग लगा रही है, हंगामा कर रही है, नारे लगा रही है, कहीं टायर जला रही है। उनको तो लगा होगा कि आज निपट गए। और जो बाकी लोग इस काम में लगे हैं वो कैसे काम करेंगे इसको देख के यही तो डर पैदा किया जा रहा है। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दखल देना पड़ा। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने गृह सचिव और डीजीपी को ग्रुप कॉल में लिया। ग्रुप कॉल हुआ। उसके बाद गृह सचिव और डीजीपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पहुंचे। जिन जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाया गया था उन्हें आधी रात को वहां से निकाला जा सका। उन्हें वहां से निकालने के बाद भी जुडिशियल ऑफिसर्स की गाड़ियों पर पथराव हुए, डंडे ईंट से हमला हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि कलेक्टर भी रात को 11 बजे वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि मौखिक तौर पर उन्हें रात में बहुत सख्त आदेश देने पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लेटर से यह पता चला कि वो राज्य के मुख्य सचिव से भी संपर्क नहीं कर पाए, क्योंकि मुख्य सचिव ने अपना व्हाट्सएप वाला नंबर ही नहीं दिया हुआ था। इस वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। आप सोचिए बॉस, इस देश के अंदर जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया का काम करने के लिए जो लोग गए हुए हैं उनके साथ ऐसी चीज हो जाती है, कोई बचाने वाला नहीं है। बचाने के लिए जान कौन लगा रहा है? कलकत्ता हाईकोर्ट। बचाने के लिए जान कौन लगा रहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रात को 2-2 बजे तक उठकर आदेश दे रहे हैं बचाओ उसको, निकालो उनको। यह तो बंगाल में सेफ्टी का आलम है और आप कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो आराम से हो जाएगा। ये तस्वीरें देखने के बाद कौन अधिकारी एसआईआर का काम कर पाएगा बॉस? कौन आदमी जो है वो जाके आराम से वोट दे पाएगा? पिछला पोस्ट पोल वायलेंस तो पब्लिक भूल ही नहीं थी, ये तो प्री पोल वायलेंस जैसा हाल हो गया। आप सोचिए बंगाल में चुनाव का टाइम है, इतना संवेदनशील टाइम होता है, उस वक्त जब जुडिशियल ऑफिसर ही सुरक्षित नहीं है, 9-9 घंटे बंधक बना लिया जा रहा है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर सीजीआई को दखल देना पड़ रहा है। पब्लिक सेफ महसूस करती होगी वहां। भाई ये तो जुडिशियल ऑफिसर थे, सीजीआई तक ने फोन लगा दिया, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फोन लगा दिया। पब्लिक के साथ जो होता वो किसको फोन करेगी? मालदा में जो हुआ उसे लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी रोहिंग्यास को बचाने के लिए सब कर रही है। रोहिंग्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देंगी और ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनी रहेंगी। और पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई। पूरे घटना के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी का उस्काने वाला जो बयान आया, उस बयान के कारण ही इस तरीके की घटना घटी है। इधर बीजेपी ने मालदा के लिए ममता को जिम्मेदार बताया, उधर ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल का प्रशासन उनके हाथ में है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर अब चुनाव आयोग के कंट्रोल में और वो अमित शाह की सुनते हैं। आगे ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि डीजीपी से लेकर एसपी तक सभी को बदल दिया है, उनकी सारी शक्तियां चुनाव आयोग को सौंप दी गई हैं। ये एक तरह से सुपर राष्ट्रपति शासन जैसा है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि मालदा की घटना किसने की उन्हें कुछ पता ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ने अभी तक उनसे बात नहीं की है, उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मीडिया से पता चला है कि घेराव हो रहा है। आगे ममता बनर्जी ने दावा किया कि अपनी हार को सामने देखते हुए बीजेपी विधानसभा चुनावों को रद्द करवाना चाहती है ताकि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। सुनिए मालदा पर हुए बवाल पर ममता बनर्जी क्या कह रही है। কালকে যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি, কারণ এখানকার চিফ সেক্রেটারি আমার সাথে আজ পর্যন্ত কল অন করেনি, আমাকে কোনো ইনফরমেশন এরা দেয় না। ममता बनर्जी कह रही है भाई उनको कुछ पता नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था कि मुझे कुछ नहीं पता, सब बीजेपी ने करवा दिया। और बीजेपी से तो पब्लिक इतने दिन से पूछ रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाते क्यों नहीं है।
लगाते क्यों नहीं है? उनको खाली ये बताना रहता है कि ममता बनर्जी देखो क्या कर रही है, ममता बनर्जी देखो क्या कर रही है। उनको लगाना रहता तो अभी तब तक नहीं लगा दिए होते। अब बीच चुनाव में राष्ट्रपति शासन लगेगा। मालदा की घटना पर जबरदस्त राजनीति चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की असली चिंता जुडिशियल ऑफिसर्स की सुरक्षा है, क्योंकि बंगाल में 700 जुडिशियल ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। इनमें से कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स ओडिशा और झारखंड से आए हुए। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जो 60 लाख आपत्तियां हैं, उनको ये लोग देख रहे हैं। मालदा की घटना के बाद जुडिशियल ऑफिसर्स की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त फैसले किए। कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंप भी दी गई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि न्यायिक अधिकारियों के सुरक्षित कामकाज के लिए सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया जाए, और अगर यह सेंट्रल फोर्सेस की संख्या वहां बढ़ेगी तो किसको दिक्कत होगी, आप समझ जाइए। न्यायिक अधिकारियों के आवास पर भी केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। किसी भी न्यायिक अधिकारी या उनके परिवार को खतरे की आशंका होने पर तत्काल आकलन और सुरक्षा उपाय किए जाएं। चुनाव आयोग और राज्य सरकार को न्यायिक अधिकारियों के सुरक्षित कामकाज के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लोग ही न्यायिक अधिकारियों के सामने आपत्ति दर्ज कराने के लिए जाएं। 5 से ज्यादा लोगों को जमा न होने दिया जाए। कोर्ट ने अधिकारियों की क्लास लगाते हुए कहा कि मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम, एसपी सबको यह बताना होगा कि क्यों पर्याप्त एक्शन नहीं लिया गया। कोर्ट ने राज्य के टॉप अधिकारियों को 6 अप्रैल को ऑनलाइन सुनवाई के दौरान पेश होने के लिए भी कहा है। यानी मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भी बंगाल के अधिकारियों, बंगाल की पुलिस, किसी पे भरोसा नहीं रह गया। तभी तो वो कह रहा है ना कि भाई सेंट्रल फोर्सेस भेजो ताकि वो सुरक्षा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बंगाल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। डीजीपी ने जुडिशियल ऑफिसर्स की सुरक्षा को पुख्ता करने का निर्देश दिया है। मालदा की घटना पर एक्शन भी हुआ। 18 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें इंडियन सेक्युलर फ्रंट का उम्मीदवार शाहजहां अली भी शामिल है। मालदा की घटना पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस घटना की निंदा की। अखिलेश यादव ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन आरोप बीजेपी पर मढ़ दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब किसी को डेप्यूट किया है, उसको आप बंधक बनाओगे तो फिर जुडिशियल प्रोसेस या जुडिशियली डायरेक्टेड प्रोसेस होगा कैसे? और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये सब जो स्टेप लिया था वो प्रजातंत्र को बचाने के लिए लिया था। और जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, इतने अधिकारियों को हटाया गया है, और अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन का निर्देश सीधा माने। तो अगर कोई घटना घटी है और किसी तरह की कोई बात सामने आई है, तो इलेक्शन कमीशन इसलिए भी जिम्मेदार बनता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारी बंगाल में हटाए गए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट का जोर इस बात पर है कि कोई डर का माहौल ना बना पाए, कोई एसआईआर की प्रक्रिया के बीच में ना आ पाए। उधर मालदा में एसआईआर को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे। आज सुबह मालदा के इंग्लिश बाजार से सटे हाईवे पर उग्र भीड़ जुट गई और रास्ता रोकने लगी। इस भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर ही पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ी चला रहा व्यक्ति घायल हो गया। मालदा के मंगलबाड़ी इलाके में भी कुछ लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। ये लोग वोटर लिस्ट से नाम कटने का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाते, तब तक यह विरोध प्रदर्शन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। मालदा में बवाल क्यों हुआ, इसके पीछे कौन है, इसका सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि यही वो जिला है जहां असदुद्दीन ओवैसी और बंगाल के ओवैसी की जुगलबंदी ममता बनर्जी पर भारी पड़ सकती है। मालदा जिले में विधानसभा की 12 सीटें और यहां मुस्लिम आबादी 51% से ज्यादा है। और पिछले चुनावों का अगर आप पैटर्न देखिएगा तो मालदा का वोटर तेजी से स्विंग करता दिखा। 2021 में मालदा की 12 में से 8 सीटें टीएमसी ने जीती, जबकि बीजेपी को 4 मिली। 2016 के चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस ने मालदा में कुल 10 सीटें जीत ली। 1 सीट बीजेपी को मिली, वहीं टीएमसी का खाता तक नहीं खुला। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां टीएमसी का पत्ता साफ हो गया। मालदा दक्षिण लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती, जबकि मालदा उत्तर सीट पर बीजेपी को जीत मिली। ऐसे में अगर इस बार मालदा के मुस्लिम वोटर असदुद्दीन ओवैसी और बंगाल के ओवैसी की तरफ स्विंग कर गए, तो यहां ममता बनर्जी के साथ 2016 वाला खेला हो सकता है। इसलिए बंगाल में ओवैसी की एंट्री से ममता बनर्जी बौखलाई हुई। हर बात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही ममता बनर्जी ने बंगाल में ओवैसी की एंट्री को भी बीजेपी की ही साजिश बता दिया। ममता बनर्जी ने ओवैसी और बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर का नाम लिए बिना कहा कि हैदराबाद से कुछ लोग आए हैं और बीजेपी ने यहां के कुछ गद्दारों को भड़काने के लिए पैसे दिए।
जनता उनके उकसावे में ना आए। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने वोट बांटने के लिए हैदराबाद से लोगों को भेजा है। ममता बनर्जी बंगाल में ओवैसी की एंट्री से इसलिए भी बौखलाई हुई हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल के ओवैसी के साथ हुई पहली ज्वाइंट रैली में मुस्लिम वोटर्स का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया, जिन्हें अपने पाले में करने के लिए ओवैसी ने ममता बनर्जी ही नहीं पीएम मोदी का भी डर दिखा दिया। सुनिए ओवैसी का मुर्शिदाबाद रैली में दिया हुआ यह बयान। 23 तारीख को आपको इसलिए वोट डालना है ताकि आप ममता की गुलामी से आजाद हो जाएं और मोदी के खौफ से आपको आजाद होना पड़ेगा, ताकि दिल्ली में मोदी को मालूम हो जाए, कोलकाता में ममता को मालूम हो जाए कि आप ये बंगाल का मुस्लिम अक़लियत बेदार हो चुका है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.